भारत माता की। अभी किसी ने मुझे एक एसएमएस भेजा था, उसमें लिखा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ऑस्कार का अवार्ड मिला। इतना कौन मिलता? दारिया साहब, आप तो बुजुर्ग हैं, ऑस्कार का अवार्ड मिला क्यों? तो बोले प्रधानमंत्री की बेस्ट एक्टिंग के लिए। प्रधानमंत्री कौन है पता नहीं चल रहा है, देश कहां जाएगा पता नहीं चल रहा है। पूरी सरकार एक आर्मी के चीफ की जन्म तारीख के पीछे लग गई, बना जैसे उनको काम ही नहीं था। अब वो कोई छोटे मोटे अक्षर तो काम था भाई, पूरी सरकार बयान दे रही, पूरी सरकार लगी थी। अगर ऐसे ही उनका समय बर्बाद हो रहा है, पता नहीं भाइयों बहनों ये देश को कहां ले जाए। भाई बहनों, गुजरात उनका अगर कंट्रोल है तो सिर्फ सीबीआई पर है। थोड़ा बहुत है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर है। वो आज देखेंगे, वीडियो आज रात को देखी जाएगी, क्या मोदी के साथ हाथ किसने मिलाया, मोदी को माला किसने पहनाई, मोदी का स्वागत किसने किया। फिर वहां लिस्ट बनेगा, इनकम टैक्स की रेड कहां से शुरू करें। क्या लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के बदले के भावना से देश चल सकता है क्या मित्रों? ये आए दिन यही करते हैं और उनको परेशानी ये है कि पिछले 10 साल से मोदी पर इतने जुल्म किए, लेकिन ये किस मिट्टी का बना हुआ है इसको कुछ होता नहीं। मोदी उस मिट्टी से बना है जिस मिट्टी से सरदार पटेल बने थे, जिस मिट्टी से महात्मा गांधी बने थे, उसी मिट्टी में हम पैदा हुए हैं। मित्रों, अभी मुझे चांदी से तोला गया। इनकम टैक्स वालों को जानकारी देता हूं, मैं चांदी ले जाने वाला नहीं हूं, आपका समय बर्बाद मत करना। ये जो चांदी से मुझे तोला गया है, उससे जितने ही रुपये मुझे मिल रहे हैं, वे सारे रुपये सरदार वल्लभ भाई के स्टैच्यू बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। स्टैंप पेपर पे भारत सरकार एफिडेविट करे कि भगवान राम पैदा ही नहीं हुए थे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम का जन्म हुआ था? आवाज इटली तक पहुंचनी चाहिए। ये राम और राम की लड़ाई है मित्रों। क्या भगवान राम का जन्म हुआ था? माता सीता का जन्म हुआ था? माता सीता और प्रभु राम की शादी हुई थी? माता सीता का भवन हुआ था? राम उठा के ले गया था, लंका ले गया था, उसको ले जाने के लिए प्रभु राम गए थे, जाने के लिए पुल बनाया था,
मालूम नहीं। ये हमारा मित्र। और मैं तुम्हें बताऊं, आप सोचिए जरा, आप सोचिए, जब भगवान राम सेतु बना रहे होंगे तब रावण के मन में क्या विचार आया होगा? आखिरकार रावण भी तो सरकार चलाता था, उसकी भी कोई पुलिस डिपार्टमेंट होगा, उसका भी कोई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होगा। वो पुलिस डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट रावण को जानकारी देता होगा कि राम ने पत्थर इकट्ठे किए हैं, नौ नील जैसे बड़े बड़े इंजीनियर आ गए हैं, साहब ये वाहन सेना आ गई है, सब ट्राइबल के लोग आ गए और अब ब्रिज बनना शुरू। समाचार तो मिलते होंगे। तब रावण क्या सोचता होगा? रावण यही सोचता होगा, दिन रात यही सोचता होगा, ये पुल ना बने तो अच्छा। फिर भी पुल बना होगा तो सोचता होगा टूट जाए तो अच्छा। फिर भी बना होगा तो सोचता होगा जब राम उस पर जाते हो तब टूट जाए तो अच्छा। रावण की जो अच्छा अधूरी रह गई वो पूरा करने का काम दिल्ली कर रही है। रावण की जो इच्छा अधूरी रही उसको पूरा करने का काम दिल्ली कर रही है मित्रों। और मित्रों, मैं देख रहा हूं कांग्रेस ने जो एफिडेविट की है ना, मैं रामायण का जितना मेरा अभ्यास है, मैं रामायण के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से वो है जब हनुमान जी सीता की खोज के लिए गए और रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को कैद कर लिया। और जब हनुमान जी को कैद कर लिया तो रावण ने सूचना दी और उसकी पूंछ को आग लगाई। रावण ने हनुमान की पूंछ को आग लगा करके जो गलती की थी वैसी गलतियां फिर एक करके की है साहब। वैसी गलतियां फिर एक करके की है मित्रों। और ये निर्लज लोग देखिए मित्रों, ये निर्लज लोग कह रहे हैं कि ये राम सेतु समुद्र प्रोजेक्ट को अटल जी की सरकार ने क्लियर किया था। मुझे बताइए, कभी हमने ये कहा है कि विकास के लिए सेतु नहीं बनना चाहिए? सर ने कभी कहा है? नहीं। मैं तो आज भी कहता हूं बनना चाहिए। और मैं भारत सरकार को कहता हूं, अगर आपको समझ नहीं है तो गुजरात को कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। ये भगवान राम का सेतु तोड़े बिना दूसरे 4 सेतु बन सकते हैं मित्रों। सेतु बनाने का कोई विरोध नहीं करता है। और मित्रों, जब अटल जी की सरकार थी 5 अलग अलग अल्टरनेट के मॉडल रेडी है, 5 अलग अलग मॉडल। और उसमें ये प्रभु राम के द्वारा बनाया हुआ सेतु तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद भी बन सकते हैं। हम विकास के पक्षकार लोग हैं, हम डेवलपमेंट के पक्ष में हैं, हम भी चाहते हैं बढ़े, लेकिन तोड़ना जरूरी है क्या? लेकिन ये तोड़ इसलिए रहे मित्रों, उनको तो इस देश के आस्थाओं पर चोट पहुंचाने में मजा आता है। इस देश से राम के नाम को मिटाना ये उनका मकसद है, और तब जाकर के ऐसी चीजें करते हैं मित्रों। और कॉन्ट्राडिक्शन देखिए साहब, एक ही सरकार में 2 पार्टनर, एक 3 पार्टनर। मैं तीनों का नमूना बताना चाहता हूं, गांधी जी वाला 3 बंदर की बात नहीं है। देखिए, दिल्ली की कांग्रेस की सरकार एफिडेविट करती है भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था। उनके एक समर्थक कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता का नाम है सीताराम येचुरी। कॉन्ट्राडिक्शन देखिए साहब, कांग्रेस पार्टी कहती है भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था और कमलनाथ जी कहता है वो शराबी था। अरे जन्म नहीं होता तो शराबी कहते था भाई। ये कॉन्ट्राडिक्शन देखिए मित्रों, इनके कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। ऐसे ही लोग मित्रों, कोई जिम्मेवारी नहीं मित्रों, कोई दायित्व नहीं, जो मर्जी पड़े देश को खींचते चले जा रहे हैं। और मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, आप 60 साल तक सत्ता पर महात्मा गांधी का नाम लेकर के पहुंचे हैं। जब भी आपको मौका मिला आपने गांधी का उपयोग किया है। अगर आप
आप मानते हैं कि गांधी का जन्म हुआ था? मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं गांधी हुए थे? तो आपको ये याद है कि गांधी आजादी के आंदोलन के समय भी हर दिन रघुपति राघव राजा राम भजन करते थे? क्या कांग्रेस वालों में हिम्मत है जो कोर्ट में जाकर के कहते हैं कि भगवान राम पैदा नहीं हुए थे, महात्मा गांधी की समाधि पर प्रभु राम का नाम लिखा हुआ है? क्या कांग्रेस में दम है जाकर के मिटा सके? और तब जाकर के मित्रों, एक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य बनता है इस देश की भलाई के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की संस्कार सरिता के लिए आओ हम मिलजुल के काम करें मित्रों। आइए हम प्रगति की ओर चलें, विकास के नए आयामों को सर करें मित्रों, गरीबों की भलाई के लिए। क्या नजारा पेश किया है भाइयों, क्या नजारा पेश किया है। और मैं प्रहलाद जी को, अनंत कुमार को, इस रैली के इंचार्ज अशोक को पूछ रहा था कि भाई इसके पहले ऐसा दृश्य कहां हुआ होगा, कब हुआ होगा। वो मुझे बता रहे थे, साहब बीजेपी का इतिहास छोड़ो, कर्नाटक की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतना बड़ा कभी कार्यक्रम नहीं हुआ, किसी दल का नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, ये अपने आप में कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी सिद्धि है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इन दिनों भाजपा पे हमले जरा तेज हो गए हैं। नरेंद्र मोदी पर भी हमले तेज हो गए हैं। ये हमले इसलिए तेज हुए हैं कि ये नजारा न देख पाते हैं, न पचा पाते हैं, और इसलिए न जाने कैसी कैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है, न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, न जाने किस प्रकार के तौर तरीकों से भारतीय जनता पार्टी को हतप्रत करने का प्रयास हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज एक साथ दो प्रधानमंत्रियों का स्मरण करना चाहता हूं। और अगर भारत का भाग्य बदलना है, इस देश को आगे ले जाना है, तो इन्हीं दो महापुरुषों ने जो मंत्र दिया है, वो मंत्र इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। भाइयों बहनों, आज दुनिया में आईटी के क्षेत्र में ये हमारा कर्नाटक, ये हमारा बेंगलोर, ये हमारे यहां के आईटी प्रोफेशन के नौजवान, ये हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर विश्व भर में इन नौजवानों ने अपनी ताकत का परिचय करवा दिया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया है। सिलिकॉन वैली के बाद अगर दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशन का काम हो रहा है, तो उस शहर का नाम है बेंगलुरु, जिस राज्य का नाम है कर्नाटक। भाइयों बहनों, ये कैसे संभव हुआ?
जब एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तब पहली बार हिंदुस्तान में अलग से आईटी मिनिस्ट्री की रचना की गई। उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं खड़ी कर दी गई, बजट बनाए गए, एक अलग व्यवस्था खड़ी करके इसे फोकस एरिया के रूप में प्रस्थापित किया गया। और उसके बाद हिंदुस्तान के नौजवानों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा देश का नौजवान अपनी उंगलियों पर कंप्यूटर की कमाल करके दुनिया को आकर्षित करने में सफल हो गया। सारी दुनिया को भारत का लोहा बताने में मेरे देश का नौजवान सफल हो गया। भाइयों बहनों, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस देश में पहली बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के अलग पॉलिसी बनाई। 2000 में पहली बार इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो विज्ञान पर बल दिया, टेक्नोलॉजी पर बल दिया, आधुनिक हिंदुस्तान बनाने के लिए उन्होंने ये जो सपना देखा, वो सपना भारत के नौजवान के साथ जुड़ा हुआ था। वो सपना भारत के नौजवान के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ था। और 2003 के 15 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल किले से कहा था, 2003 में कहा था, उन्होंने मून मिशन की घोषणा की थी। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था, 2003 में लाल किले से घोषणा की थी, मिशन मून का सपना देखा था, 2008 में हमारे नौजवानों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने अटल बिहारी वाजपेयी की घोषणा को सत्य करके दिखा दिया और चंद्रयान की तरफ हम चल पड़े, सफलतापूर्वक चल पड़े। भाइयों बहनों, ये साइंस और टेक्नोलॉजी पॉलिसी का कमाल है कि अभी अभी मंगलयान मंगल पर जाने की दिशा में भी हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो दूर का देखते हैं, व्यवस्थाएं विकसित करते हैं, लेकिन जब व्यवस्थाएं गलत हाथों में चली जाती हैं तो देश की क्या दुर्दशा होती है, ये आईटी प्रोफेशन के लोग भली भांति जानते हैं। अब देखिए, जब अटल जी की सरकार थी, हमारे देश में आईटी प्रोफेशन का ग्रोथ, सॉफ्टवेयर का ग्रोथ 40% था, 40% था। और बाद में यूपीए 1 बना, यूपीए 1 बना तो हम 40% से कम होकर के 30% हो गए। ये घाटा किसको हुआ? हमारे नौजवानों के भविष्य पर हुआ। आईटी प्रोफेशन से जुड़े नौजवानों के भविष्य पर सवालिया निशान लगाना शुरू हो गया। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, यूपीए 2 आया, यूपीए 2 आया
तो यही सॉफ्टवेयर का ग्रोथ जो अटल जी के जमाने में 40% था, आज वो 9% पर आकर के अटक गया है। आप मुझे बताइए मित्रों, अगर ग्रोथ नहीं होगा तो एक्सपोर्ट कहां से होगा? नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा? देश में अगर मेरा नौजवान बेरोजगार हो गया तो मेरे देश के भाग्य का क्या होगा? भाइयों बहनों, भारत में जितनी ज्यादा मात्रा में सेंटर फॉर एक्सीलेंसी का निर्माण करना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे। मेरे मन में कभी कभी विचार आता है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क हिंदुस्तान के पास है। उसमें काम करने की एक्सपर्टाइज लगती है, उसके इंजीनियरों का अलग प्रकार की शिक्षा लगती है, रेल मैनेजमेंट ये अलग प्रकार की क्वालिटी लगती है। क्या हमारे देश में रेलवे डिपार्टमेंट खुद देश के 4 कोने में रेलवे को जिस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, उस मैन पावर के लिए हिंदुस्तान के 4 कोने में रेल के लिए जिस प्रकार के लोगों की जरूरत है, रेल के लिए जिस प्रकार के इंजीनियरों की जरूरत है, टेक्नीशियनों की जरूरत है, मैनेजर स्किल की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज की जरूरत है, क्या देश के 4 कोने में रेलवे के द्वारा 4 बढ़िया यूनिवर्सिटी बना करके वहीं से नौजवानों को तैयार करके हमारी रेलवे की एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा सकते थे? हमारी रेलवे को मॉडर्नाइज नहीं कर सकते थे? हमारी रेलवे को जन साधारण के लिए उपयोगी नहीं बना सकते थे? लेकिन भाइयों बहनों, रेलवे को भी उन्होंने राजनीति का कार्यक्रम बना दिया। कभी यहां पर एक डिब्बा बढ़ा दो, कहीं यहां पर एक रूट बढ़ा दो, वहां के मतदाताओं को खुश कर दो, चुनाव जीतने के लिए रेल चलाते रहो। इसी का परिणाम है कि आज पूरा रेलवे का तंत्र गड्ढे पे चला गया है। ये इनकी सोच है। भाइयों बहनों, आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत संकट में है। इन दिनों स्पर्धा चल रही है कि रुपये की कीमत नीचे जाएगी कि यूपीए सरकार की आबरू नीचे जाएगी। सबसे पहले कौन ज्यादा नीचे जाएगा, इसकी स्पर्धा चल रही है। भाइयों बहनों, करंट अकाउंट डेफिसिट देश को एक गहरे आर्थिक संकट में डाल दिया है। आए दिन रुपये की कीमत घटती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। रुपया लुढ़क रहा है। ऐसा लगता है यूपीए का रुपया आईसीयू में पड़ा है, अस्पताल में पड़ा है, पता नहीं वो कब। भाइयों बहनों, करंट अकाउंट डेफिसिट का एक मूल कारण है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में जितनी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। क्यों? 40% एक्सपोर्ट हमारा सॉफ्टवेयर का ग्रोथ था, 9% आ गया। इसके कारण हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया। दूसरी तरफ क्या किया दिल्ली की सरकार ने? दिल्ली सरकार ने पिंक रिवॉल्यूशन की घोषणा की। पिंक रिवॉल्यूशन, ये पिंक रिवॉल्यूशन क्या है? ये पिंक रिवॉल्यूशन है मटन का एक्सपोर्ट करना, मीट एक्सपोर्ट करना। और इसलिए हिंदुस्तान का अमूल्य पशुधन गैर कानूनी तरीके से काटा जा रहा है।
और हमारा मीट, हमारा मटन, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए दिल्ली सरकार नई नई इंसेंटिव स्कीम डाल रही है। मैं दिल्ली की यूपीए की सरकार को पूछना चाहता हूं, आपने कसाई खानों के लिए जो इंसेंटिव घोषित किए हैं, कसाई खानों के लिए बैंक के जिस प्रकार से रुपयों के ढेर बरसा रही हैं, अगर आपने ऐसी ही इंसेंटिव स्कीम अगर हमारे कर्नाटक के नौजवानों के लिए लाए होते, उनके लिए अगर आप स्पेशल पैकेज लाए होते, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए इंसेंटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंसेंटिव, एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव अगर ये लाए होते तो आज करंट अकाउंट की डेफिसिट की नौबत न आती। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके मेरा नौजवान दुनिया में नाम रोशन करता और हमारी गायें बच जाती, हमारा पशुधन बच जाता। इतना ही नहीं, इनकी प्रायोरिटी देखिए। अभी कर्नाटक में पहली सरकार बनी, नई सरकार बनी और सबसे पहला काम किया, इनकी सोच देखिए। सबसे पहले कैबिनेट ने निर्णय किया कि भाजपा सरकार ने जो गौ रक्षा का कानून बनाया है, उस कानून को हटा दो ताकि उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। यूपीए की पहली सरकार बनी तो पहला क्या काम किया, पोटा का कानून हटा दो ताकि वोट बैंक बना रहे और आतंकवादियों को खुली छूट मिल जाए, नक्सलवाद को खुली छूट मिल जाए। ये काम उन्होंने किया। भाइयों बहनों, ये जितनी मात्रा में कसाई खानों को सब्सिडी दे रहे हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आग्रह से कहना आया हूं कि दिल्ली सरकार को जनता जनार्दन से कोई कनेक्ट नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है। वे कटे हुए हैं, वो आइवरी टावर में बैठे हुए लोग हैं। वो इंडोर के खिलाड़ी हैं, हम आउटडोर के खिलाड़ी हैं। भाइयों बहनों, आज विश्व में चर्चा है 21वीं सदी किसकी। भाइयों बहनों, कोई कहता है एशिया की, कोई कहता है चाइना की, कोई कहता है इंडिया की। भाइयों बहनों, 21वीं सदी हिंदुस्तान की बनाना ये हम सबका सपना है। भाइयों बहनों, मुझे जवाब देंगे? आप लोग मुझे जवाब देंगे? क्या 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाना है? 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाएंगे? 21वीं सदी में दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे? भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तान की 21वीं सदी बनने की संभावनाएं पड़ी हुई है, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाने की संभावना पड़ी है, क्यों? दो ऐसी अमूल्य चीजें हमारे पास हैं जो हमारे प्रतिस्पर्धियों के पास नहीं है। हम भाग्यवान हैं कि हमारे पास वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे पास है और दूसरी हमारी अनमोल ताकत है, हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। आज हिंदुस्तान में 65% से ज्यादा जनसंख्या, 65% से ज्यादा जनसंख्या, more than 65% population is under 35 एज ग्रुप, 35 से नीचे है। भाइयों बहनों, जिस देश के पास इतनी बड़ी नौजवानों की फौज हो, जो देश
नौजवानों की भुजाओं मस्तिष्क के भरोसे पूरे विश्व में छा सकता है। अगर हम देश के नौजवानों पर ध्यान दें तो दुनिया की सकल सूरत बदलने में हम योगदान दे सकते हैं। भाइयों बहनों, लेकिन कांग्रेस के लिए यूथ ये सिर्फ वोटर है, वोटर। कांग्रेस के लिए नौजवान ये खाली मतदाता है। हमारे लिए यूथ ये पावर है, पावर। हिंदुस्तान का पावर है और हमारी प्रायोरिटी यूथ को एम्पावर करना है। हम जितनी मात्रा में यूथ को एम्पावर करेंगे, हिंदुस्तान पावरफुल बन जाएगा। ये सपना देख करके हम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, जब देश के पास वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड ये हमारी शक्ति है, तब भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा, नौजवानों के लिए उनके पास न कोई दृष्टि है, न कोई योजना है। सारी दुनिया में हर एक देश युवा शक्ति का राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के लिए स्किल डेवलपमेंट पे बल दे रहा है। स्किल डेवलपमेंट ये दुनिया के हर देश की प्रायोरिटी है। आज भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में रोजगार का संकट है, नौजवान बेरोजगार है। कांग्रेस पार्टी ने नौजवान को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा दिल्ली की सरकार निभा नहीं पाई। मैं भाइयों बहनों पूछना चाहता हूं, मेरे नौजवान जवाब देना, जवाब देंगे? आप में से किसी को दिल्ली सरकार ने नौकरी दी है? जोर से बोलो। आप में से किसी को दिल्ली सरकार ने नौकरी दी है? आप में से दिल्ली सरकार ने किसी को रोजगार दिया है? इतना ही नहीं, देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं को बेरोजगार करने का पाप ये दिल्ली की सरकार ने किया है। कारखाने बंद पड़े हैं, बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है, कोयला खा गए। अरे कोयला ही नहीं, कोयले की फाइल भी खा गए। और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कोयले की फाइल खो गई। अरे फाइल नहीं, पूरी सरकार खो गई है, पूरी सरकार खो गई। और कांग्रेस की सरकार आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो शायद कोयले की फाइल खो गई होगी, हिंदुस्तान की तो पूरी लाइफ खो गई है, पूरी लाइफ खो गई है। नौजवान को रोजगार के लिए सारी दुनिया स्किल डेवलपमेंट पे बल दे रही। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं दोस्तों, सारा विश्व स्किल डेवलपमेंट पे बल दे रहा है, लेकिन भाइयों बहनों, ये हमारी दिल्ली की सरकार है, उसने स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या किया, आपको जानकर के हैरानी होगी मित्रों। भारत सरकार उसका इतने बड़े हिंदुस्तान में स्किल डेवलपमेंट का बजट 1000 करोड़ रुपया है। गुजरात छोटा सा राज्य है, गुजरात का स्किल डेवलपमेंट का बजट 800 करोड़ रुपया है, 800 करोड़।
है, ये सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान नहीं है, लोकतंत्र और मानवता में विश्वास करने वाले विश्व के एक बहुत बड़े तबके का नुकसान है। ये हमारी वैश्विक जिम्मेवारी है कि आज के संकट के युग में हिंदुस्तान का रुतबा पैदा करें। मित्रों, आज विश्व कहता है कि 4 महासत्ताओं का खेल चलने वाला है। या कहते हैं अमेरिका, या कहते हैं चाइना, या कहते हैं यूरोपियन यूनियन, और आगे क्या कहते हैं, लेकिन चौथे के विषय में वो है तो हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान को तय करना है कि वो इस योग्यता की में खरे उतरने को तैयार है कि नहीं है। हमारे लिए क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। भाइयों बहनों, क्या इस देश में बदलाव नहीं आ सकता है? मित्रों, इन लोगों के कारनामों के कारण देश निराशा की गर्त में डूब चुका है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, चाहे रमन सिंह जी हो, चाहे मनोहर पर्रिकर जी हो, चाहे जगदीश जी हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे धूमल जी हो, चाहे सुंदरलाल पटवा हो, चाहे शांता कुमार हो, चाहे कल्याण सिंह जी हो, या राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो, जब जब जहां जहां हमें सरकार चलाने का मौका मिला है, हमने देश को कुछ न कुछ दिया है। आज भी उत्तर प्रदेश में जाइए, राजनाथ जी के शासनकाल के अंदर शिक्षा व्यवस्था में जो क्रांति लाई गई थी, आज वहां का एक एक बच्चा याद करता है। सुंदरलाल पटवा जी के एक बार मैंने कहा था, मुझे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के लोग मिले थे। वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की सरकार एक मॉडल रूप सरकार चल रही है। 45 साल, उस समय की बात है, 45 साल तक कांग्रेस ने जो नहीं किया, वो 45 महीने के अंदर पटवा सरकार ने करके दिखाया था। ये दुनिया भर में तारीफ हम लोगों की होती रही है, सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं, सिर्फ गुजरात की नहीं, सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की हुई है, मेरे सभी मुख्यमंत्री साथियों की हुई है। मित्रों, क्योंकि प्रजा के लिए कुछ करना, गुड गवर्नेंस पे बल देना, ट्रांसपेरेंसी को प्राथमिकता देना, ये हमारे इरादे रहे हैं, हमारी कोशिश रही है। और मित्रों, मैं पॉलिटिकल पंडितों से आह्वान करता हूं, समय की मांग है कि देश के शासन के अलग अलग अनुभव हुए हैं। देश ने लेफ्टिस्टों की सरकार देखी है, देश ने कांग्रेस की सरकार देखी है, देश ने परिवार के द्वारा चलती हुई पार्टियों की सरकारें देखी हैं, देश ने मिलीजुली सरकारें देखी हैं, और देश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी देखी है। 5 साल का कोई भी कालखंड पसंद कर लिया जाए और इन 5 प्रकार की सरकारों का इवैल्यूएशन किया जाए, मैं दावे से कहता हूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी सुशासन में नंबर 1 पर उतरेगी। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। मित्रों, देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। ये हम लोगों ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर सामान्य मानव के अंदर एक आशा पैदा करने की आवश्यकता है। समाज का बहुत बड़ा वर्ग यही कहता है, छोड़ो यार, कुछ होना नहीं है, ये हमारा नसीब, हम पैदा हुए, यही भाषा है। भाइयों बहनों, मैं कुछ 2 उदाहरणों से बताना चाहता हूं, 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। यही देश, यही गंगा और यमुना की नदियां, यही मेरे किसान, यही खेत खलिहान, ये सब होने के बावजूद भी 60-70 के दशक में हिंदुस्तान विदेशों से गेहूं मांगवा करके खाता था। PIL 48 ये गेहूं को लाना और गांव-गांव बांटना इस सरकार का प्रमुख काम रहता था। सभी IAS अफसरों को वीकली रिपोर्ट देना पड़ता था, कहां पहुंचे, क्या हुआ। एक लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने कहा, जय जवान जय किसान। फर्क देखिए मित्रों, एक लाल बहादुर शास्त्री आए, जय जवान जय किसान का मंत्र दिया, हिंदुस्तान का किसान उठ खड़ा हो गया और हिंदुस्तान भूखा नहीं मरेगा।
हिंदुस्तान का आम आदमी विदेशी गेहूं खाने के लिए मजबूर नहीं होगा। ये संकल्प सरकार ने नहीं, मेरे देश के किसानों ने लिया, लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर लिया और देश के अन्न के भंडार भर दिए। मित्रों, आज हमें विदेशों से गेहूं नहीं मंगवाना पड़ता। वही जमीन, वही खेत, वही पानी, वही किसान, उसके बावजूद भी कभी नहीं था, आज है। फर्क लाल बहादुर शास्त्री। मित्रों, ये देश देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और जब अटल जी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो सारी दुनिया भड़क उठी। सभी दुनिया के समृद्ध देशों ने सैंक्शन लगा दिए। हिंदुस्तान आर्थिक रूप से तबाह हो जाए, आइसोलेटेड हो जाए, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी और विधि ने आवाज कर दी गई। और 11 मई थी वो दिन जब अटल जी ने मित्रों, ये दिल्ली में जो सरकार है, अभी क्या समस्या है भाई आपको? आप तो जीटीवी वाले हैं, तो वो तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। वैसे सब अच्छे होते हैं, वरना कल एक स्टोरी चलेगी, ब्रेकिंग न्यूज। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री जी ने इंटरनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग बुलाई थी। सभी मुख्यमंत्री उस मीटिंग में थे और अचानक उन्होंने खड़े होकर के छत्तीसगढ़ में जिन लोगों की हत्या हुई उनके प्रति एक शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जब मेरी बारी आई तो मैंने शुरू किया वहीं से। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब लोगों ने आज अपनी बातचीत का प्रारंभ छत्तीसगढ़ से किया है और मृतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि के भाव प्रकट किए हैं। मैं भी उसमें मेरा स्वर मिलाता हूं, लेकिन साथ साथ छत्तीसगढ़ में सामान्य मानवी की रक्षा करते करते जो शहीद हुए उन पुलिस के जवानों के लिए भी मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैंने कहा मैं इसके साथ साथ हिंदुस्तान के 2 सिपाहियों के सर काट के ले गए हैं उन शहीद सिपाहियों के प्रति भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैंने कहा इतना ही नहीं, केरल के मछुआरे जिनको विदेशियों ने आकर के गोलियों से भून दिया, मैं उन शहीद मछुआरों के प्रति भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, ये बात जो मैंने वहां कही, क्या इस देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी कि नहीं? क्या ये विचार प्रधानमंत्री को आना चाहिए था कि नहीं? वहां बैठी हुई सरकार के लोगों को उन शहीद पुलिस जवान याद आने चाहिए थे कि नहीं? मित्रों, पीड़ा तब होती है, मौत मौत होता है। हर मौत के प्रति वही पीड़ा होनी चाहिए, वही आदर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जिससे आप न कोई अपेक्षा कर सकते हैं, जिस पर आप न कोई भरोसा कर सकते हैं। और मित्रों, दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है।
1-2 साल का छोटा बालक कुछ भी अगर समझता नहीं है, लेकिन उसके पिताजी उसको एक खिड़की पर खड़ा कर दें और उस बच्चे को कहें कि बेटे कूद जाओ, वो बच्चा समझ हो या न हो, लेकिन बाप के प्रति भरोसा होता है, वो कूदता है और बाप उसको पकड़ लेता है। भरोसा नाम की चीज जो है वो सारे तंत्र को चलाती है। और एक बार भरोसा खत्म हो जाए, आप घर से ऑफिस से घर निकले हो और अगर आपको भरोसा न हो कि घर में खाना पका होगा कि नहीं पका होगा, तो आप जरूर बाजार से कुछ थैले में लेकर के जाओगे। क्यों? पता नहीं पका होगा कि नहीं पका होगा। जब भरोसा टूट जाता है तब लोग और रास्ते ढूंढते हैं। आज देश में भरोसा टूट चुका है। इतना ही नहीं, हर पल प्रति पल एक के बाद ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें देश का भरोसा टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर एक जवान बेटी जब घर से बाहर गई हो और शाम को 6 बजे से पहले अगर घर न लौट पाए तो मां बाप का वो 1-2 घंटे का समय इतने संकट से गुजरता है, उसको भरोसा नहीं बेटी वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी। किसान अपनी फसल पैदा करता है, उसे भरोसा नहीं है कि पैदावार के बाद भी दाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये कब नीतियां बदल दे पता नहीं मित्र, आधी रात में नीतियां बदल देते हैं। और किसके लिए बदलते हैं वो भी बाद में जब सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है तब पता चलता है क्यों बदला था। ये हाल है मित्रों, मेरे जीवन में गोवा अब एक विशेष स्थान पा लिया है। अखबार भी लगातार लिख रहे हैं कि मोदी के जीवन में गोवा बहुत लकी है। मित्र, मुद्दा मोदी के लक का नहीं है। यही गोवा है जिसने 2002 में मुझे गुजरात की सेवा आगे बढ़ाने के लिए परवाना दिया था और उसका नतीजा यह आया कि आज गुजरात चाइना के साथ स्पर्धा करने लगा है। अगर गोवा ने मुझे वो परवाना न दिया होता तो शायद मेरा गुजरात उसकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य न मिला होता। मित्र, मुझे गोवा से जब जब आशीर्वाद मिले हैं उस काम ने नई ऊंचाइयां पार की है और इसलिए मुझे भरोसा है इस बार भी कि गोवा ने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं और अध्यक्ष जी ने जो कार्य दिया है वो भी शानदार जानदार तरीके से यशस्वी होगा, ये मेरा विश्वास है। मित्र, दिल्ली की सरकार वो हिंदुस्तान के संघीय ढांचे को स्वीकार करने के लिए मूड में नहीं है। जब तक और उनकी मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। और मैं इस देश के पॉलिटिकल पंडितों को, डिबेट करने वाले महाशयों से, राजनीतिक दृष्टिकोण से एनालिसिस करने वाले महापुरुषों से मैं इस मुद्दे पर चाहूंगा कि आगे चर्चा हो देश में, उस बात को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस मूलतः सत्तावादी मानसिकता से ग्रस्त है। उसे कुछ कम मंजूर नहीं होता है। जब तक दिल्ली में उनकी सरकार थी, राज्यों में उनकी सरकार थी, पंचायतों में उनकी सरकार थी, उनको न कोई कानून बनाने की इच्छा होती थी, न कोई परिवर्तन लाए, वो सब गाड़ी मजे से चलती थी, मौज चलती थी। पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था, कोई परवाह नहीं, चलते रहते थे। लेकिन जब राज्यों में
दूसरे दलों की सरकार चुनना शुरू हुआ, खास करके 1967 के बाद एसवीडी की गवर्नमेंट्स बनना शुरू हुआ। आप इतिहास देख लीजिए, जब विरोधी दलों की सरकारें बनी तो उन्होंने आर्टिकल 356 का बेफाम तरीके से, अनाप शनाप तरीके से दुरुपयोग किया और हिंदुस्तान में विपक्ष की किसी सरकार को 5 साल तक काम करने का अवसर नहीं दिया, मजबूर किया, उसको तोड़ दिया। धारा 356 का दुरुपयोग किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अगर धारा 356 की कक्षाएं हो रही हैं, अगर अब ज्यादा आलोचना हो रही है, तो उन्होंने विरोधी दल को साम दाम दंड भेद लोभ लालच सीबीआई पीबीआई जो है सबका उपयोग करके उन दलों को तोड़ा, उनके लोगों को उठा करके किधर ले आए? सरकारों को चलने नहीं दिया। राजभवनों को उन्होंने कांग्रेस भवन बना दिए। वो किसी विचार को, किसी व्यवस्था को, किसी परिवर्तन को स्वीकार करने की उनकी मानसिकता नहीं है मित्र।